Dear student, welcome to all of you on my YouTube channel SK मिशन नेक्स्ट जेन। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेट मॉडर्न एम्पायर। तो आइए हम आज इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो मौर्यन साम्राज्य के बारे में जानेंगे कि जो मौर्यन साम्राज्य था ये लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व भारत का विशाल साम्राज्य था और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन में की। यह साम्राज्य अपनी सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था और क्षेत्रीय विस्तार तथा अशोक की जो नीति थी, धम्म नीति, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले जो इसके शासक थे या रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इन्होंने चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश को पराजित कर राजधानी पाटलिपुत्र से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और इनके द्वारा 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को पराजित किया गया। इनके द्वारा एक संधि की गई जिसके परिणाम स्वरूप एराकोसिया, गैद्रोसिया आदि प्रदेश प्राप्त हुए तथा 500 युद्ध हाथी दिए गए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो यूनानी राजदूत मेगास्थेनिस थे, इनके दरबार में आए, उन्होंने इंडिका एक पुस्तक लिखी। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य भद्रभाहु के प्रभाव में जैन धर्म को अपनाया। जीवन के अंतिम वर्ष में बिंदुसार को राज सिंहासन सौंपकर भद्रभाहु के साथ सरवन बेलागोला कर्नाटक चले गए, जहां उन्होंने सालेखना सालेखना एक रिचुअल है जैनिज्म के अंदर, जिसमें वो अपनी देह को त्यागते हैं उपवास के द्वारा, फास्ट टिल डेथ। यहाँ पे जो मुख्य उपलब्धि देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, इन्होंने एक सुदृढ़ एवं केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की तथा प्राचीन भारत में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे इनके जो बेटे थे बिंदुसार, इनकी टाइमलाइन 298 से लेकर 273 बीसी, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं उत्तराधिकारी। इन्होंने अपने काल में स्वराज्य का विस्तार दक्षिणी भारत तक किया, जबकि चोल, चेरा, पंड्या राज्य प्रत्यक्ष मौर्यन शासन से बाहर रहे। अगर हम बात करेंगे यूनानियों के द्वारा, इनको अमित्रोखेटस के नाम से जाना जाता है और इन्होंने मौर्यन प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था तथा राजस्व एवं कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा। हेलेनिस्टिक राज्यों के साथ इनके मैत्री पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। तो ओवरऑल जो उपलब्धि थी इनके शासन काल में, उन्होंने अपने पुत्रों के बीच में राज्य का विभाजन किया, जिसमें से अशोका भी एक थे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट जो रूलर हुए अशोक, 273 से 3 सॉरी 232 मौर्यन वंश के महत्तम शासक के तौर पे जाना जाता है। प्रारंभ में ही कठोर शासक थे, लेकिन 261 में जब कलिंग युद्ध हुआ, इसमें भारी जनहानि को देख के उनका हृदय परिवर्तन हुआ। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने मार्ग अपनाया, धम्म के मार्ग का अनुसरण किया और जनता के नैतिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए धर्म से संबंधित शिलालेख जारी किए और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु विभिन्न देशों में इनके द्वारा धर्मदूत को भेजा गया। अनेक स्तंभ, शिलालेख एवं शिला स्तंभ का निर्माण किया गया और सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। 261 ईसी पूर्व अगर हम बात करेंगे, कुलिंग युद्ध उनके जीवन का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म और शांति मार्ग को अपनाया। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक हमें अच्छे से समझ में आया। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, यहाँ पे मेगास्थनीज के बारे में बताया गया कि मेगास्थनी जो थे एक यूनानी राजदूत थे, जिन्होंने सीरिया के शासक सेलुकस प्रथम निकेटर ने लगभग 302 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ये कई वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहे और उन्होंने मौर्यन कालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, सेना तथा संस्कृति का अध्ययन किया और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। और इस पुस्तक में उनके द्वारा लिखे गए जो इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें बताया गया है कि जो पाटलिपुत्र एक भव्य नगर था, जो लकड़ी की विशाल जो वॉल मतलब प्राचीर और 600 बुर्ज से घिरा हुआ ये एक विशालकाय महल था।
राज्य एक सुव्यवस्थित एंड संगठित प्रशासन के लिए जाना जाता था। लोग, अगर हम बात करेंगे, ईमानदार, सत्यनिष्ठ थे तथा अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया हुआ था, ये बताया गया है। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि भारत की समृद्ध प्राकृतिक संपदा तथा शक्तिशाली सेना का उल्लेख किया, और भारत की जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु तथा रीति रिवाजों का भी इनके द्वारा वर्णन किया गया। तो आइए डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट। इन्होंने, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में जैन धर्म को क्यों अपनाया? जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए। वो जैन धर्म के अहिंसा, अपरिग्रह तथा आत्म संयम के सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने आचार्य भद्रबाहु की अगुवाई में जैन धर्म को अडॉप्ट किया, और मगध में भीषण अकाल के कारण वे भद्रबाहु के साथ सरवन बेलागोला चले गए। ये हमने जैनिज्म में भी पढ़ा। लगभग 290 ईसा पूर्व उन्होंने एक सालेखना, एक पद्धति है जिसके द्वारा उपहास द्वारा देह त्याग करना, इसका पालन करते हुए उन्होंने अपने जीवन का, मतलब, त्याग किया। तो नेक्स्ट देखेंगे कि अशोका ने बुद्धिज्म को क्यों अपनाया। 261 बीसी में कलिंग युद्ध अशोका के जीवन का बहुत ही बड़ा निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। युद्ध में भारी जनहानि और विनाश ने उनको गहराई से प्रभावित किया। तो उन्होंने रियलाइज किया कि वास्तविक विजय धर्म, शांति और नैतिकता में है, न कि युद्ध और रक्तपात में है। वो भगवान बुद्ध की करुणा, शांति, दया तथा सभी जीवों के प्रति सम्मान की शिक्षाओं से प्रभावित हुए। तो उन्होंने बौद्ध धर्म में मुख्यतः हिनायान परंपरा को अपनाया और अपना जीवन प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से धम्म नीति को यहाँ पे स्प्रेड किया, जिसमें उन्होंने मैसेज दिया नैतिकता का, टॉलरेंस का, नॉन वायलेंस, अहिंसा का। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसमें देखते हैं अशोका के बारे में। कलिंग युद्ध, कलिंग वर्तमान में उड़ीसा, जो जहां पे हमारा लाई करता, वहां पे एक इंडिपेंडेंट और समृद्ध राज्य था। अशोका ने कलिंग पर अधिकार करने के लिए भीषण युद्ध किया, और जो 13वां शिलालेख है अशोका का, इसके अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख पीपल जो थे उनको बंदी बना के वहां से निर्वासित किया गया, तथा इससे भी अधिक लोग युद्ध की पीड़ा से प्रभावित हुए। इस युद्ध में व्यापक विनाश, दुख एवं जनहानि हुई, और कलिंग युद्ध के बाद अशोका ने हिंसा का त्याग कर धर्म, शांति एवं लोक कल्याण की नीति अपनाई। अशोका के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था हम देखेंगे। अशोका ने मौर्य की सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था को आगे भी बनाए रखा। राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया, जिनका शासन राजकुमार अथवा विश्वसनीय अधिकारियों द्वारा किया जाता था। और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, उसकी देखरेख महामात्रा के द्वारा की जाती थी। और जनता के नैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक कल्याण के लिए अशोक ने धम्म महामत्रा नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। केंद्रीय प्रशासन में समाहर्ता, समाहर्ता बेसिकली जो टैक्स वगैरह को देखता है। सानिध्यता की अगर हम बात करेंगे, कोषाध्यक्ष जो खजांची कहते हैं। पन्नाध्यक्ष जो व्यापार प्रमुख, एंड सीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख, अनंतपाल सीमा सुरक्षा प्रमुख जैसे विभाग एंड अधिकारी कार्यरत थे। अशोक ने न्याय, जनकल्याण, सड़कों का निर्माण, कुओं, धर्मशालाओं तथा मनुष्य और पशुओं की चिकित्साओं की सुविधाओं पे बल दिया। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक सभी को पता चला। नेक्स्ट हम देखेंगे जूनागढ़ डिस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख मौर्य काल का एक महत्वपूर्ण शिलालेख है। इसे वे मूल रूप से सम्राट अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में जारी किया। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ड्यूरिंग द रूल ऑफ रुद्रदमन, बाद में शक शासन रुद्रदमन के शासन काल में इस शिलालेख का एक भाग अक्षतिगत हो गया, जिसके बाद उसके ऊपर एक नया ब्राह्मी अभिलेख अंकित कराया गया। और इस अभिलेख में सुदर्शन झील की मरम्मत का विवरण दिया गया, जिसे रुद्रदमन ने करवाया था। और ये जो अभिलेख है प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। और इसमें मौर्य प्रशासन की संचाई व्यवस्था तथा शक शासक रुद्रदमन के शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। यह प्राकृत भाषा और ब्राह्मी स्क्रिप्ट
या ब्राह्मी लिपि के आधिकारिक प्रयोग के प्रारंभिक प्रमाणों में से एक माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आया। आगे हम देखेंगे कि जो अशोक थे, कलिंग युद्ध में हुए भीषण रक्तपात और जनहानि से अशोक जो है अत्यंत व्यथित हो गए और उन्होंने रियलाइज किया कि सच्ची विजय युद्ध में नहीं बल्कि धर्म और नैतिक आचरण में निहित है। तो उन्होंने हिंसा का त्याग कर धर्म के मार्ग को अपनाया। इसके बाद उन्होंने करुणा, न्याय, लोक कल्याण के आधार पर सभी प्राणियों के हितों के लिए कार्य किया। आगे देखिए अशोका की जो धार्मिक नीति है। कलिंग युद्ध के बाद अशोका ने धर्म नीति को अपनाया। धर्म कोई नया धर्म नहीं बल्कि एक नैतिक जीवन एवं सदाचार की एक आचार संहिता थी। और जो मेन सिद्धांत थे धर्म के, माता पिता, गुरुजनों एंड बड़ों का सम्मान करना, सभी जीवों के प्रति दया और करुणा भाव रखना, सत्यवादिता, दान एंड उदारता, आत्म संयम और सादगी, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस, यहाँ पे अहिंसा की बात कही गई। आगे देखेंगे टॉलरेंस नीति के अंदर अशोका ने अशोक के द्वारा सभी धर्मों का जो सम्मान किया जाता था। और उन्होंने ब्राह्मण, बौद्ध भिक्षुओं, बुद्धिस्ट मोंग की अगर हम बात करेंगे, आजीविका, निर्ग्रंथ जिसको हम जैनिज्म कहते हैं, तथा अन्य धार्मिक संप्रदाय का उन्होंने आदर किया। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि इन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच में हार्मनी को प्रमोट करने के लिए इनके द्वारा जो भी धर्मों की निंदा करता था या करेगा उसको इन्होंने हतो हतोत्साहित किया, मतलब उसको डिस्करेज किया, पनपने नहीं दिया उसको। कि डोनेटेड टू आजीविका, आजीविकाओं को गुफाओं का दान करना। अगर हम देखेंगे 12 बार पहाड़ी की जो सुदामा गुफा के अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोका ने आजीविक संप्रदाय को गुफाएं दान में दी और यह उनकी धार्मिक टॉलरेंस को दर्शाता है। इनके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में, जिसकी अगुवाई के अंदर मोगलीपुत्र तिस्की एक बुद्धिस्ट मोंक रहे हैं महान। इसमें बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इस संगीति का उद्देश्य है बौद्ध संघ को अशुद्ध तत्वों से मुक्त करना तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को व्यवस्थित करना तथा धर्म का व्यापक प्रचार करना था। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हमने डियर स्टूडेंट बुद्धिज्म में भी पढ़ा कि जो महा अभिधम पिता की जो लास्ट उसके अंदर जो अध्याय है कथावथु, उसको भी ऐड किया गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया कि रिलीजियस पॉलिसी धर्म क्या थी। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसमें हम देखेंगे धर्म प्रचार की गतिविधियां। अशोक ने धर्म या बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रचार को सक्रिय रूप से समर्थन दिया। उन्होंने भारत की विभिन्न भागों तथा विदेशों में धर्म प्रचारक को धर्म का संदेश फैलाने के लिए भेजा। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई। अन्य धर्म प्रचार के लिए जो मिशन भेजे गए, इनमें से सबसे प्रमुख देखेंगे कश्मीर एंड गंधार, हिमालय क्षेत्र, स्वर्ण भूमि, दक्षिणी पूर्वी एशिया, हेलेनिस्टिक राज्य मतलब यूनानी राज्य, एंटियोकस टू। अगर हम बात करेंगे टोलमी द्वितीय, मागस, अलेक्जेंडर तथा सेलुकस है। तो अशोक सभी प्राणियों के कल्याण में विश्वास रखते थे। वे ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं दोनों का सम्मान करते थे तथा दोनों को दान एंड सम्मान प्रदान करते थे। तो आइए डियर स्टूडेंट, यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ मूव करते हैं, कंधार इंस्क्रिप्शन एंड रोमनदेही इंस्क्रिप्शन। तो एक एक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंधार इंस्क्रिप्शन। तो कंधार अभिलेख की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यह अभिलेख हमें कंधार अफगानिस्तान में प्राप्त हुआ। यह यूनानी तथा अरामाइक भाषा में लिखा गया है। इसमें अशोक को राजा प्रियदर्शी कहा गया है। यह दर्शाता है कि अशोक का धम्म का संदेश यूनानियों सहित सभी लोगों के लिए था। यह अभिलेख यूनानी राज्यों के साथ अशोक के संपर्क और सद्भावपूर्ण संबंधों का प्रमाण है। तो ये अभिषेक दर्शाता है कि अशोक की धम्म नीति सफल रही और जनता द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। तो आइए हम लुम्बिनी अभिलेख के बारे में जानते हैं। यह अभिलेख नेपाल के लुम्बिनी में प्राप्त हुआ। अशोका ने भगवान बुद्ध के जन्म स्थान का स्वयं दर्शन किया, ये इसमें मेंशन है। इस अभिलेख में उल्लेख है कि अशोका ने लुम्बिनी ग्राम पर लगने वाले कर को घटाकर 8वां भाग कर दिया, 1/8 कर दिया गया। और यह अभिलेख भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में लुम्बिनी की पहचान करने वाला सबसे प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाण है। और ये ब्राह्मी लिपि एंड प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट, आपको कंधार इंस्क्रिप्शन एंड रोमन इंस्क्रिप्शंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। एवरी फैक्ट एंड कंटेंट रिटन हियर।
तो आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अशोका जो थे, अशोक का शासनकाल भारत में शांति, नैतिकता और लोक कल्याण के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। वे तलवार से नहीं बल्कि दम द्वारा विजय में विश्वास रखते थे। उन्होंने जनता को दम का मार्ग दिखाने के लिए अनेक शिलालेख एवं स्तंभलेख जारी किए। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, उनका जो आदर्श था वो था धम द्वारा विजय ही सर्वोत्तम विजय है। अशोक का प्रशासन, उनकी नीतियां तथा धम की शिक्षाएं आज भी विश्व के लिए एक स्थायी विरासत है। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आया। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। बृहदर्थ जो है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे और ये बड़े ही दुर्लभ एंड अयोग्य शासक माना जाता है इनको। इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार, विशालकाय सेना के ऊपर जो भारी भरकम खर्च, भारी कर तथा प्रांतीय विद्रोह के कारण मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया और 185 ईसा पूर्व में उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी और पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना की और पुष्यमित्र शुंग को यहाँ पे संस्थापक माना जाता है शुंग वंश का। वह मौर्य सेना का प्रधान सेनापति था और 185 ईसा पूर्व में उन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या की और उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अपनी सार्वभौमिक सत्ता की घोषणा के लिए उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और उसके साथ मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और शुंग वंश की स्थापना हुई जब बृहदर्थ का जब टाइम काल था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे अशोका के अभिलेख के बारे में हम जानते हैं, अशोका ने अपनी धम्म नीति को जनता तक पहुंचाने के लिए अनेक शिलालेख एंड स्तंभलेख जारी किए गए, जिसमें से कुछ कुल अभिलेख 33 थे, जिनमें से 14 प्रमुख अभिलेख माने जाते हैं, 2 कलिंग शिलालेख एंड 7 स्तंभलेख। इसके अलावा लघु शिलालेख एंड लघु स्तंभलेख भी माने जाते हैं। और आइए इसमें से हम मेजर को यहाँ पे करेंगे एक एक करके। यहाँ पे शिलालेख वन में पशु बलि पर रोक तथा नैतिक जीवन को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। शिलालेख 2 में अगर हम बात करेंगे, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था, कुओं की खुदाई, वृक्षारोपण तथा विश्राम गृह का निर्माण के बारे में बात है। शिलालेख 3 में माता पिता, गुरुजनों, बड़ों, ब्राह्मण एवं श्रमणों के सम्मान पे बल। 4th में नैतिक प्रगति एवं जन कल्याण का वर्णन मिलता है। 5th में जनता के कल्याण हेतु धम्म महामंत्रों की नियुक्ति के बारे में जिक्र। 6th में सभी संप्रदाय के कल्याण एवं धार्मिक टॉलरेंस की बात यहाँ पे की गई है। 7th अभिलोक की अगर हम बात करेंगे, इसमें भी टॉलरेंस और अन्य धर्मों के आलोचना से बचने की यहाँ पे बात कही गई है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 8th में 8th शिलालेख के अंदर जो यहाँ पे जो यात्राएं हैं, विलास यात्राओं के स्थान पर यहाँ पे धर्म यात्राओं को यहाँ पे फोकस किया गया है कि मनोरंजन यात्रा की जगह हमें धर्म यात्रा पे जोर देना चाहिए। 9th में देखेंगे निरंतर कर्मकांडों की अपेक्षा नैतिक आचरण का महत्व होना चाहिए। अब यहाँ पे 10th में देखेंगे युद्ध नहीं बल्कि धम द्वारा प्राप्त यश के महत्व को फोकस किया गया। 11th में धम को सर्वश्रेष्ठ उपहार बताया गया है। 12th में करुणा, सहनशीलता एवं सौम्यता पर बल दिया गया है। 12th में आत्म प्रशिक्षण, हृदय की पवित्रता तथा उद्देश्य की शुद्धता का संदेश और इसमें कलिंग युद्ध का भी हमें उल्लेख मिलता है। और 14th में धम्म नीति की सफलता तथा अशोका के व्यापक दृष्टिकोण के बारे में वर्णन है। और मास्की अभिलेख, इसमें पहली बार अशोका का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आया। आगे हम देखेंगे 2 कलिंग शिलालेख है। तो कलिंग शिलालेख 1 में युद्ध के बाद कलिंग में प्रशासनिक व्यवस्था का जिक्र मिलता है, कलिंग एडिक्ट 1 में। और कलिंग एडिक्ट 2 में कलिंग की जनता के कल्याण एवं उनके विकास से संबंधित जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है। और इसके अलावा जो 7 स्तंभ लेख थे, 1 2 3 एंड यहाँ पे डियर 4 आएगा आपका, 4 5 6 एंड 7। तो इसके बारे में हमें जिक्र मिलता है, तो डिटेल में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। मॉडर्न एम्पायर की विशेषताएं, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो केंद्रीय प्रशासन था, राजा प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख होता था और शासन राजा अपने मंत्री परिषद की मदद से राज्य को चलाता था। इसमें जो राजा का प्रमुख धार्मिक सलाहकार पुरोहित होता था, जो राजा को रिलीजियस मैटर के बारे में एडवाइस करता था। सचिव या फिर उच्च प्रशासनिक अधिकारी महामत्यास कहलाते थे। और ग्रामीणी व्यवस्था जो थी, उसका जो कंट्रोल होता था, ग्राम का प्रमुख जिसको ग्रामीणी या ग्राम अध्यक्ष कहते हैं, वो उसको देखता था।
और इनको जो असिस्ट किया जाता था गांव के बुजुर्ग या ग्राम परिषद द्वारा, इनको ग्रामीणी को असिस्ट किया जाता था। अर्थव्यवस्था देखेंगे, सोर्स ऑफ इनकम में कृषि उत्पादन की अगर हम बात करेंगे, भूकर, टैक्स ऑन इरिगेशन सिंचाई कर, नगरों के मकान एवं व्यापारों के ऊपर जो कर था, ये सभी के सभी कर राजस्व के स्रोत में से मुख्य स्रोत थे। राज्य की जो मोनोपोली थी, वो राज्य की मोनोपोली जंगलों के ऊपर, खदानों के ऊपर, नमक के ऊपर थी, और राज्य अपने टैक्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिसको समहर्ता कहा जाता है। और उनके शासनकाल के अंदर जो पंच चिन्हित रजत मुद्रा थी, जिसको हम पर्ण कहते हैं, सिल्वर कॉइन, वो बड़ी प्रचलन में थी। अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यहाँ पे दास का जिक्र मिलता है, और एग्रीकल्चर में यहाँ पे खाद्यान्न तथा व्यावसायिक फसलों का जिक्र मिलता है। स्टेट जो था, राज्य किसानों के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध करवाता था। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, शिल्प एंड वस्तुएं, मॉडर्न काल में कपास का उत्पादन बड़े व्यापक स्तर पे होता था, और सूती वस्त्र बड़ी मात्रा में बनाए जाते थे। उस समय के लोग कताई और बुनाई की कला में अत्यंत निपुण थे। चीनी रेशम की बड़ी डिमांड थी। मौर्य साम्राज्य में चीनी रेशम का व्यापार होता था, और रेशम मध्य मार्ग के स्थलीय मार्गों तथा समुद्री मार्ग से चीन से भारत लाया जाता था, और इसका उपयोग मुख्यतः धनवान वर्ग एवं राज परिवार द्वारा किया जाता था। आयरन स्मेल्टिंग की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, लोहा गलाने तथा लोहा के औजार के निर्माण की कला अत्यधिक विकसित थी। लोहे का उपयोग कृषि, युद्ध, औजार निर्माण तथा अन्य कार्यों में किया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, लग्जरी गुड एंड वुड वर्क, विलासिता की वस्तुएं एवं कास्ट कला, अद्भुत हाथी दांत की वस्तुएं, उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन तथा सुंदर पालिश की गई वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। लकड़ से जो वस्तुएं बनाई जाती थी बड़ी अत्यधिक विकसित थी, जिसमें फर्नीचर, रथ, दरवाजे, खिड़कियां एवं महलों का निर्माण किया जाता था। कारीगर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, कारीगर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, कारीगर एंड व्यापारी संघ, कारीगर जो थे एंड व्यापारी संघ, वो संगठित रहते थे ग्रुप में, जिसको हम श्रेणी कहते हैं। और ये जो ग्रुप है, इनके अपने ही नियम एंड प्रधान होते थे। और ये जो ग्रुप है, इसमें अगर हम बात करेंगे, इनमें बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन होता था। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्री व्यापार, ओवरसीज ट्रेड। मौर्य साम्राज्य का समुद्री व्यापार बड़ा ही अत्यंत विकसित था। बड़े हम मजबूत जहाजों द्वारा विदेश से व्यापार किया जाता था, जिसमें से इंपोर्टेंट जो बंदरगाहें हैं, तमरालीपत बंगाल के अंदर, सुपारा महाराष्ट्र मुंबई में, एंड अगर हम देखेंगे ब्रिकच गुजरात के भरूच वाले क्षेत्र में, अनमुझीरी केरला में, ये प्रमुख बंदरगाहों में से मुख्य बंदरगाहें थी। आइए डियर स्टूडेंट, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। राज्य उद्योग एवं शिल्प कलाओं को प्रोत्साहित करता था। मौर्य कालीन वस्तुओं की गुणवत्ता अत्यंत उत्कृष्ट थी यहाँ पे, जिसमें मिट्टी के बर्तन, मनके, चूड़ियां, अगर हम देखेंगे यहाँ पे हथियार एंड औजार की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, आभूषण, ये प्रमुख उत्पादन के क्षेत्र में आते थे। सड़कों का, धर्मशालाओं का एवं सुरक्षा व्यवस्था के कारण वस्तुओं का जो आवागमन था बड़ा ही आसान था। व्यापार में मानक, बाट एंड मानक का प्रयोग किया जाता था, जिससे उनकी जो ट्रेड व्यवस्था थी बड़ी ही विकसित, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव थी। क्राफ्ट एंड ट्रेड की अगर हम बात करेंगे, शिल्प एंड व्यापार ने मौर्य स्वराज की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार दोनों का व्यापक विकास हुआ, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। और मौर्य स्वराज में अनेक वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर तथा अनेक मूल्यवान वस्तुओं का निर्यात भी करता था। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता चला किस तरीके की वस्तुएं का आदान प्रदान था, व्यापार होता था, और किस चीजों के लिए मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था जानी जाती थी। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। कौटिल्य सप्तांग थ्योरी, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चाणक्य जो थे, अर्थशास्त्र के रचयिता थे, उन्होंने भी राज्य को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित शरीर के रूप में माना। तो उनके अनुसार राज्य 7 आवश्यक अंगों से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे टॉप पे स्वामी राजा, अमात्य, मंत्री एवं अधिकारी, जनपद राज्य का भूभाग एवं प्रजा, दुर्ग में किलाबंद राजधानी, कोष में आपका राजकोष, दंड सेना एवं दंड शक्ति, मित्र के अंदर आपका मित्र राज्य है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे, राजा जो था राज्य का प्रमुख रक्षक तथा सर्वोच्च अधिकारी होता था।
और राज्य के 7 अंग एक दूसरे पर निर्भर थे तथा राज्य की स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। अगर कोई एक अंग या लिंब कमजोर होता तो पूरा राज्य कमजोर हो जाता था। ये चाणक्य ने कहा, ये अंडरस्टूड है, एक क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट थे, निर्भर थे। कौटिल्य ने सुशासन, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, शक्तिशाली सेना तथा प्रभावी विदेश नीति के ऊपर बल दिया। तो आइए हम पाटलिपुत्र जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, इसकी विशेषताओं के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पे मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र जो है वर्तमान पटना, गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित थी। और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को अत्यंत विशाल एवं सुंदर नगर बताया। और अगर हम बात करेंगे जो उसमें विशालकाय जो राजमहल था वो लकड़ी से निर्मित था, ये भी जिक्र किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा, उसके द्वारा लिखी गई बुक इंडिकाज के अंदर। और ये कहा कि नगर चारों तरफ जो लकड़ी की प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसमें 64 द्वार थे और 570 बुर्ज या टावर थे। और जो ये पैलेस था, महल था, इसमें काफी सारे सभागार, कक्ष एवं आंगन थे। नगर में सीधी एवं चौड़ी सड़कें थी, जल निकासी की उचित व्यवस्था तथा प्रशासनिक भवन थे। और मेगास्थनीज ने राज्य महल के बारे में बहुत कुछ कहा। उसने कहा कि भाई राजमहल की जो भव्यता से बड़ा ही अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने लिखा कि महल पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन किसी उत्कृष्ट कलाकृति जैसा प्रतीत होता था। और उसका निर्माण शैली इतनी मजबूत थी, देखने पर यह लकड़ी का नहीं लगता था। और यह भी कहा जाता है इसमें इतना मजबूत था कि इसमें किसी भी तरह की लोहे की कील को यूज नहीं किया गया। और पैलेस जो था ये ब्यूटीफुल, इसमें कार्विंग, सोना, चांदी एवं हाथी दांत की सुंदर नक्काशी की गई थी। उसने पाटलिपुत्र की तुलना पश्चिम के महानगरों से की। तो मेगास्थनीज के बारे में बताया गया कि मेगास्थनीज ने जो अशोका की राजधानी थी पाटलिपुत्र का वृतांत कैसे किया अपनी बुक इंडिका के अंदर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं, कला एवं संस्कृति। मौर्य काल अपनी सादगी, भव्यता एवं चमकदार कला के लिए जाना जाता है। और मौर्य काल के शिल्पकारों ने मूर्ति कला एवं वास्तुकला में उच्चतम या उच्च स्तर की दक्षता प्राप्त थी उनको। मोस्ट फेमस एग्जांपल आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलता है यहाँ पे। और जो पिलर थे वो बलुआ पत्थर से बनाए गए तथा उन पर अत्यंत ही चमकदार पॉलिश की गई। जिसमें से अगर हम देखेंगे प्रमुख सारनाथ का सिंह स्तंभ, रामपुरवा का अगर हम देखेंगे शीर्ष स्तंभ, लोहरिया नंदनगढ़ का अगर हम देखेंगे आपका जो मौर्य कालीन कला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। इस काल में स्तूप और गुफाओं का निर्माण भी हुआ, जिसमें से हमें ग्रेट स्तूप जो सांची का स्तूप है मौर्य काल में निर्मित हुआ, जिसे बाद में विस्तारित भी किया गया काफी रूलर के द्वारा। बाद में हम इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट जब हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे। साहित्य में और शास्त्र के द्वारा जो कौटिल्य लिखा गया, इसमें राजनीतिक, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, युद्ध नीति एवं विदेश नीति का विस्तृत वर्णन मिलता है। इंडिका जो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत के द्वारा लिखी गई, इसमें मौर्यकालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था एवं जनता का वर्णन मिलता है। बुद्धिज्म की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जैनिज्म्स, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि मौर्य शासन काल के अंदर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म्स यहाँ पे इसके शासन काल में इनका बड़ा बहुत ही ज्यादा ये फ्लोरिश भी हुआ। और अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज है इस काल के। और ये प्राकृत भाषा में ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जबकि कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कुछ अभिलेख है जो आपके खरोष्ठी लिपि में आपको मिलते हैं। तो मौर्य पीरियड की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है, विशेषकर प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में। और मौर्य शासन ने सुशासन, कला, वास्तुकला एवं साहित्य की समृद्ध विरासत यहाँ पे छोड़ी। तो डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से समझ में आया कि किस तरह की लिटरेचर था, आर्किटेक्चर्स की व्यवस्था थी। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं कि मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ। सबसे पहला कारण था वीक सक्सेसर, उत्तराधिकारी। अशोक के बाद मौर्य शासक कमजोर एवं अयोग्य सिद्ध हुए। वो विशालकाय साम्राज्य तथा सुदृढ़ प्रशासन को प्रभावी ढंग से बनाने में असफल रहे। अत्यधिक केंद्रीकरण, ओवर सेंट्रलाइजेशन, मौर्य प्रशासनिक अत्यधिक केंद्रीकृत था। कमजोर शासकों के सत्ता में आने के बाद यह व्यवस्था कठोर एवं अप्रभावी
अप्रभावी हो गई। हैवी एक्सपेंडिचर, विशालकाय सेना, अनेक अधिकारियों तथा लोक निर्माण के कार्यों पर अत्यधिक खर्च होता था। इसमें राजकोष पर भारी बोझ पड़ा और अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। आर्थिक समस्याएं, प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर ज्यादा खर्च, विशालकाय सेना का रख रखाव, केंद्रीय नियंत्रण में कमी और वित्तीय संकट के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। और यहाँ पे देखेंगे जनता में असंतोष, प्रांतीय प्रशासन की कठोरता, स्थानीय असंतोष के कारण जनता में असंतोष बढ़ा, इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। एंड राइज ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, प्रांतीय शासकों का उदय होना, प्रांतीय राज्यपाल एवं अधिकारियों की बढ़ती स्वायत्तता ने केंद्र की शक्ति को कमजोर कर दिया। एंड विदेशी आक्रमण, इंडो यूनानी ग्रीको बैक्टीरिया आक्रमण ने मौर्य साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाया और इन आक्रमण ने साम्राज्य के पतन को और ज्यादा तेज कर दिया। नो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडरशिप, सशक्त सेना नेतृत्व का अभाव, कमजोर शासक सेना की कार्य कुशलता एवं अनुशासन बनाए रखने में असफल रहे, ये भी सबसे बड़ा कारण है। और जो लास्ट मौर्यन शासक थे बृहदर्थ, इनकी जो हत्या 185 ईसा पूर्व मौर्यन शासक की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई और शुंग वंश की स्थापना की गई। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य वंश का अंत हुआ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया कि कैसे मौर्यन वंश का अंत हुआ। तो हम लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भेरी घोष ये एक युद्ध नगाड़े की ध्वनि को डिपिक्ट करता है। तो भेरी घोष की अगर हम बात करेंगे तो अशोका ने इसको रिजेक्ट करके धम घोष को अपनाया। उन्होंने कहा कि भाई भेरी घोष के स्थान पर धम घोष को अपनाया। और धम का अगर उद्देश्य की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अशोका युद्ध के बजाय धम प्रचार में विश्वास रखते थे। धम महामंत्र की बात करेंगे, अशोका द्वारा नियुक्त अधिकारी जो धम एवं जन कल्याण की देखरेख करते थे। इंडिका यूनानी राजदूत मेगास्थेनिस द्वारा एक लिखी गई बुक है। अशोका धर्म यह कोई नया धर्म नहीं बल्कि ये बुद्धा की शिक्षाएं हैं। ये अहिंसा, सत्य, दया एवं नैतिक आचरण पर एक आधारित जीवन पद्धति थी। पाटलिपुत्र मौर्यन की राजधानी थी। यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। मेगास्थेनिस एक यूनानी राजदूत थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखा गया एक रचित ग्रंथ था जिसमें राजनीतिक, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, युद्ध नीति एवं विदेश नीति का विशेष वर्णन मिलता है। एंड पंचमार्क कॉइन, जो मौर्यन शासन काल के इनको सिक्के कहा जाता है, ये बेसिकली अगर हम देखेंगे चांदी के सिक्के थे, इनका बड़ा ही प्रचलन था। एंड अशोका डिक्ट, अशोका के द्वारा अभिलेख धम के संदेश के प्रचार हेतु चट्टान एवं स्तंभ पर खुदवाए गए अभिलेख। तो डियर स्टूडेंट, ये सभी को पता लगा, अच्छे से समझ में आया। एंड लास्ट में देखेंगे कि जो सारनाथ स्तंभ है, ये भारत का राष्ट्रीय स्तंभ, यहाँ से जो नेशनल एम्बलम है यहीं से लिया गया है। और उस टाइम पर अशोका साम्राज्य की जो मोनोपोली थी, खासकर जंगलों पे, साल्ट पे, कुछ इंडस्ट्री पे, खदानों के ऊपर, और जो मौर्यन आर्मी थी वो प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी एवं जो ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन सेनाओं में से एक सेना मानी जाती है। स्तूप एवं गुफाओं का जो निर्माण है, मौर्यन काल में अनेक स्तूप एवं चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण हुआ, जिसमें से बारंगाबार केव है जो आजीविका सेफ्ट को डोनेट की गई, उनमें से एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये आज का जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एवरी फैक्ट एंड कंटेंट को मैंने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया है। एंड लास्ट में डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल एसके मिशन नेक्स्ट जेन। प्लीज लाइक, शेयर, comment and subscribe my video if you like it. For next further important and very beautiful video के लिए आप तब तक इंतजार कीजिए। तब तक बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डियर स्टूडेंट, थैंक्स अगेन टू ऑल ऑफ यू।